महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। नेट के दिल्ली के एग्ज़ाम में आते हैं। भाग 1 मैं पहले प्रस्तुत कर चुका हूं। भाग 2 शुरू कर रहे हैं। यूनान की शारीरिक शिक्षा के इतिहास पुरुष। इस पार्ट के अंदर जो इतिहास पुरुष आएंगे उनमें से रेगुलरली क्वेश्चंस शारीरिक शिक्षा के एग्ज़ाम के अंदर आते रहते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर अभी इनको कंपाइल करके बताऊंगा और बाद में इन सब का विस्तृत विलक्षण भी आपके सामने बताया जाएगा, ताकि नेट जैसे एग्जाम के अंदर गलतियों की या असफलता के चांसेस 0% हो जाएं। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा लें, जिससे अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत सूचना आ जाएगी। शुरू करते हैं। प्राचीन यूनान के अगले सबसे महान दार्शनिक, देखिए महान तो थे लेकिन इनके विचारों से लोग बड़ा चिढ़ते थे। इसी वजह से इनके विचारों को कहीं लिपिबद्ध नहीं होने दिया, क्योंकि ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नाम था इनका सुकरात। सुकरात वास्तव में वो व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव पहली बार यूनान के अंदर रखी। वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहलाती है? वेस्टर्न फिलॉसफी ये कहलाती है कि नैतिक परंपरा में होने के नाते नैतिक दार्शनिक होना एक रहस्यपूर्ण आंकड़ा है। मतलब नैतिक मीन्स नेचुरल, मॉरल। ये यूनान के महान इतिहासकार सुकरात ने दिया। इसे ही पश्चिम दर्शन शास्त्र कहा जाता है। क्या? नैतिक रूप से नैतिक परंपरा का नैतिक दार्शनिक होना। नैतिक परंपरा मतलब हमारी स्वयं की मॉरल ड्यूटीज, जो मॉरल ड्यूटीज आ रही है उसे हम अपने जीवन के अंदर उतार लें और फिलॉसफी बना ले, तो कोई भी आदमी कभी भी चोरी बेईमानी जैसे काम नहीं करता। सुकरात के विचार बड़े बेबाक थे, क्योंकि वो रिथ्रोनिक की कला जानता था, आइसोक्रेट्स का विद्यार्थी था, वाद विवाद की कला में बोलने में माहिर था। तो सुकरात ने जितना भी जीवन व्यतीत किया, लेखन में कम और बोलने में ज्यादा किया। इसी कारण से सुकरात के जो लिखित साहित्य हैं वो हम लोगों को बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं। फिर भी ध्यान दीजिएगा, सुकरात का एक शिष्य हुआ प्लेटो और प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु। इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखना। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु। ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि कौन किसका सीक्वेंस में शिष्य रहा था। तो प्लेटो ने क्या किया कि संवाद, जो वाद विवाद, जो डिबेट जो सुकरात बोलता था, प्लेटो उसे अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करता रहता था। और जब सुकरात को किसी कारण से सजा दी गई थी, जिससे प्लेटो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन उसने जो सुकरात की लिपिबद्ध की हुई डायरी अपने पास रखी, उस डायरी को सुकरात की मौत के बाद जमाने के सामने प्रस्तुत किया और यह पता लगा कि सुकरात जैसा इतिहासकार, दर्शन शास्त्र का विद्वान और रिथ्रोनिक की कला का आदमी कहीं नहीं मिल सकता। उनके संवाद इतने जीवंत थे, मतलब सुकरात और प्लेटो में जो संवाद होते थे वो उसे डायरी में लिपिबद्ध कर लेता था कि ऐसा लगता था कि वास्तविक जीवन जो है वह चल रहा है। लेकिन क्या है कि विडंबना थी, सुकरात की पद्धति या एल्कस अवधारणा, मतलब एल्कस अवधारणा सुकरात की जो नींव थी। सुकरात का ये कहना था कि सरकार का जो तंत्र है वह विफल है और इसके लिए वो बेबाक तरीके से बोलता था। इसी वजह से सरकार ने उन्हें सजा भी दी। और आप लोग इस चीज को नोट करके रखिएगा कि सुकरात बोलने में ज्यादा रहा, लिखने में कम। सुकरात का जो भी इतिहास है वो प्लेटो ने लिपिबद्ध किया है। तो सुकरात के इतिहास को प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वह प्लेटो को दिया जाता है। और सुकरात के शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु। और बात करते हैं सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति की, जिसका लेखन प्राचीन यूनान के अंदर सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, व्यक्ति है प्लेटो। और देखिए प्लेटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता था। प्लेटो को प्राचीन यूनानी भाषा के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता था द ब्रॉड। द ब्रॉड का मतलब चौड़ा। चौड़ा क्या? जिसका मस्तिष्क बहुत चौड़ा हो। और आप देख सकते हैं प्लेटो की इस तस्वीर के माध्यम से कि प्लेटो का मस्तिष्क या चेहरा कितना चौड़ा था। अब यहाँ द ब्रॉड का या प्लेटो का एक शाब्दिक अर्थ और निकलता है। वह शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि प्लेटो ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब विस्तृत विचार रखने वाला, अपने कंसेप्ट्स को लोगों के सामने रखने वाला।
तो ऐसी ही महान हस्ती के बारे में हम लोग बात करते हैं, प्लेटो। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि प्लेटो सुकरात का शिष्य था और सुकरात को सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी क्योंकि सुकरात क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति था। सुकरात का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रिय शिष्य प्लेटो था। प्लेटो सरकार से गुस्सा हो गया और उसने एथेंस को छोड़ दिया, प्राचीन यूनान को छोड़ दिया और 10 साल तक वो इटली चला गया, सिसिली के अंदर, और वहां पर लोगों को पढ़ाता रहा। बाद में उनको वहां ये बताया कि यूनान के व्यक्ति का इटली के अंदर इतना महत्व नहीं है, इतनी इज्जत नहीं है जितनी आपकी यूनान के अंदर होगी, तो यूनान के अंदर आप वापस लौट कर जाइए। तो एक व्यक्ति ने जब उन्हें ये प्रेरणा स्रोत दी तो वो 10 साल बाद यूनान लौट कर आ गए। जब 10 साल बाद वो यूनान लौट कर आए तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब इस 10 साल के पीरियड में वो बाहर घूमते रहे, तो लौट कर आए तो उसके बाद भी इधर उधर घूमते हैं, तो लोगों ने उसका नाम अफलातून रख दिया। अफलातून रख दिया। इसी दौरान में वो पूरे यूरोप में जब घूमता रहा तो उसने ध्वनियों के वर्गीकरण का काम किया। ध्वनि मतलब संगीत को कलात्मक रूप से, गणित को कलात्मक रूप से, रसायन विज्ञान को कलात्मक रूप से, संगीत के माध्यम से किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम लोग पहाड़ा नहीं गाते, दो एकम दो, दो दूनी चार, यह संगीत की कलात्मक, यह मैथमेटिक की कलात्मक प्रस्तुति है। ये चीज प्लेटो ने पूरी दुनिया को सिखाई। तो 10 साल बाद जब वो लौट कर आए तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इस दौरान उन्होंने एक एंशिएंट ग्रीक हीरो थे जिनका नाम एकिदो था। क्या नाम था? एकिदो। तो एकिदो की याद में उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम रखा गया अकादमी। देखिए कई बार ये प्रश्न आते हैं, आपको नोट करना होगा। अरस्तु की स्कूल का अलग नाम था, प्लेटो की स्कूल का अलग नाम था। अपनी स्कूल उसने रखा अकादमी। अब अकादमी की उसने स्थापना कर दी। यह अकादमी इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि उस वक्त इसे संपूर्ण विश्व के पहले विश्वविद्यालय, मतलब एक सिस्टमेटिक विश्वविद्यालय की संज्ञा दे दी गई थी। प्लेटो ने इस अकादमी के अंदर क्या काम किया? प्लेटो ने इस अकादमी के अंदर एक सीक्वेंशियल पाठ्यक्रम, जिसे एक गणतंत्र रेखांकित पाठ्यक्रम कहा, उसने यह कहा कि हमको अपनी उपलब्धि को संगीत, कविता, शारीरिक प्रशिक्षण, इन तीनों को एक साथ जोड़ना है। आपको स्पष्ट कर दूं, संगीत, कविता और शारीरिक प्रशिक्षण प्राचीन यूनानियों के या प्राचीन यूनान के लोगों का एक ही ध्येय वाक्य था। शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत। और प्राचीन ओलंपिक में जो भी व्यक्ति विजेता होता था उसके सम्मान में एपनीसियंस लिखी जाती थी। एपनीसियंस बड़ी बड़ी महाकविताएं लिखी जाती थी। तो इन तीनों चीजों को प्लेटो ने अपने से जोड़ दिया और उसने कहा कि संगीत, कविता और शारीरिक प्रशिक्षण, इनको आप जोड़ लो। और प्लेटो ने अपनी स्कूल में इन्हीं तीनों को जोड़कर काम किया। उसने कहा कि बच्चा जब मेरे पास आएगा तो प्रारंभिक 2 से 3 साल मैं उसको सैन्य प्रशिक्षण सिखाऊंगा, फिर उसको मैं 10 साल तक गणित और विज्ञान सिखाऊंगा, फिर उसको अगले 5 साल मैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, द्वंद्व, कुश्ती, जूडो, कराटे, इस तरह की एक्टिविटीज, जूडो कराटे उस टाइम थे नहीं, लेकिन शरीर से शरीर को टकराने वाली चीजें सिखाऊंगा। फिर 15 साल की उम्र, मतलब आगे, मैं उसको व्यवहार सिखाऊंगा। व्यवहार क्या? राजनीति का प्रशिक्षण। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक पद्धति की नींव सबसे पहले किसी विद्यालय में रखने वाले व्यक्ति थे तो वो प्लेटो थे, जिन्होंने संगीत, कविता, शारीरिक प्रशिक्षण तीनों को एक साथ जोड़ दिया। और बच्चा जब स्कूल में आता था तो पहले 3 साल उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, फिर गणित और साइंस की ट्रेनिंग, फिर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, फिर व्यवहार की ट्रेनिंग और फिर राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता था। इस तरह से, इसलिए प्लेटो की अकादमी को संसार का पहला एक तरह से सिस्टमेटिक स्कूल, विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त हो गया था। और सबसे प्रसिद्ध नाम आता है वर्तमान में जिनकी विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान का पिता, गतिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु। और ध्यान दीजिएगा, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अभी रिसेंटली राजस्थान की पीटीआई भर्ती के आरपीएससी सिलेबस के अंदर 2013 भर्ती में जो प्रश्न आया था वह एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न हो गया था। एक प्रश्न आया था कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह उक्ति प्लेटो ने दी थी, लेकिन राजस्थान शारीरिक शिक्षा भर्ती के एग्जाम में इसका सही उत्तर अरस्तु माना गया। पूर्व में जब भी हम लोग पढ़ाते थे तो हम इसको
प्लेटो की उक्ति मानते थे, लेकिन आरपीएससी ने इसको 2 बार ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी डिलीट नहीं किया। तो अब हम लोग भी अरस्तु और प्लेटो को स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, प्लेटो और अरस्तु दोनों की सामूहिक उक्ति कहते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान का पिता, गतिकी विज्ञान का पिता, नाम क्या? अरस्तु। अरस्तु शिष्य किसका? प्लेटो का। प्लेटो की जो स्कूल थी अकादमी, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, वहां अरस्तु टीन एज के अंदर ही चला गया। और इसी दौर में क्या हुआ कि अरस्तु की मृत्यु हो गई। अरस्तु की मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक, प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो की मृत्यु होने के कुछ समय बाद तक अरस्तु उस स्कूल के अंदर बना रहा। लेकिन क्या है कि जो प्राचीन यूनान की स्कूलें हुआ करती थी, उसमें हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता था। कुछ लिमिटेड सीट्स होती थी और उन लिमिटेड सीट्स के ऊपर होनहार विद्यार्थी ही एडमिशन लेते थे। तो ऐसा ही एक होनहार विद्यार्थी था अरस्तु। जब प्लेटो चला गया तो अरस्तु को लगा कि आप पढ़ने के लिए, यहाँ कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति तो है नहीं उस स्तर का, तो उसने उस स्कूल को छोड़ दिया। छोड़ा किसके लिए? एक हर्मियस नाम के व्यक्ति के लिए, जो तुर्की, वर्तमान में जो तुर्की है, उसके अंदर एक शासक का काम कर रहा था और वह वहां पढ़ना चाह रहा था। अब अरस्तु ने छोड़ने के पीछे 2 कारण और रहे। आप लोगों ने सिकंदर महान का नाम सुना है? एग्जैक्टली। मैसेडोनिया के राजा थे फिलिप, उनका एक लड़का था अलेक्जेंडर, जो 13 साल की उम्र में था। अरस्तु का नाम प्लेटो के जाने के बाद शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, जीव विज्ञान, गतिकी विज्ञान में इतना फेमस हुआ कि उन्होंने अलेक्जेंडर को ट्रेनिंग देने के लिए, फिलिप ने अलेक्जेंडर को ट्रेनिंग देने के लिए अरस्तु को बुलावा दिया। अरस्तु ने इस बुलावे को स्वीकार किया, उसने अलेक्जेंडर को ट्रेन करना शुरू किया और उनकी ट्रेनिंग का ये परिणाम रहा कि वह लड़का सिकंदर महान के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। आप याद कीजिएगा, सिकंदर, वह भारत तक आक्रमण करने के लिए आया था। अरस्तु की पढ़ाई के अंदर एक नेचुरल थ्योरी थी। अरस्तु ने बाद में एक स्कूल डाली, लाइसियम नाम की स्कूल। इस स्कूल के अंदर वह क्या करता था? वह जीव विज्ञान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। जीव विज्ञान में मसल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। जीव विज्ञान की खोज तो अरस्तु बहुत पहले कर चुका था कि जीवन होता है वह किस तरह से डेवलप होता है। जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते पढ़ते, मसल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते अरस्तु ने एक नए विषय को खोज निकाला, जिसे गतिकी विज्ञान भी कहा जाता है। इस लाइसियम नाम की स्कूल की जो अरस्तु ने स्थापना करी, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, अरस्तु की, प्लेटो की, इनकी स्कूल्स के नाम आप नोट डाउन कर कर रखें, क्योंकि ये जो नाम आप नोट डाउन कर कर रखेंगे तो ये नाम ही आपके सबसे ज्यादा याद रखने योग्य काम आएंगे। तो अरस्तु ने क्या किया कि लाइसियम के अंदर एक नियम बनाया, कोई भी बच्चा बैठकर काम नहीं करेगा और खड़े खड़े काम करेगा। इस दौरान अरस्तु मसल मूवमेंट्स का अध्ययन करता था, रिसर्च करता था। वास्तव में अगर देखा जाए तो अरस्तु की जो स्कूल थी लाइसियम, वह सामान्य स्कूल नहीं थी। उसके अंदर होनहार विद्यार्थियों को एज ए रिसर्चर इन्वॉल्व किया जाता था, और एज ए रिसर्चर जब इन्वॉल्व किया जाता था तो वो वहां पर आकर अध्ययन करते थे और रिसर्च करते थे। अब यहाँ पर अरस्तु की एक थ्योरी थी, उसका ये कहना था कि जो भी व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर के बीच में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन जब हो जाता है रिसर्चर के, तो वो गलत डाटाज पुटअप करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ जीत की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए रिसर्च के लिए आपको एक नेचुरल वातावरण देना चाहिए। उस नेचुरल वातावरण के अंदर आपको कभी भी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हमारे नेचुरल एक्सपीरियंसेस शामिल हो। जैसे अरस्तु जीव विज्ञान की जब उसने खोज करी तो जीवन के बारे में उसने बताया, श्वसन से जीवन चलता है। सेम ऐसे कैसे जब उसने गतिकी विज्ञान की खोज करी तो उसने देखा कि एक गाय के बच्चा पैदा हो रहा है, और बच्चा जब आगे खिसकता है तो गाय का मूत्र बाहर निकल जाता है, और बार बार मूत्र बाहर निकलता है। तो देखा उसने मूत्र नलिका, यूरेटर के अंदर संकुचन होता है, तो जब यूरेटर छोटी होती है तो मूत्र बाहर निकल जाता है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर छोटी होती है तो मूत्र बाहर निकल जाता है। इस तरह उसने ये अनुभव किया कि मनुष्य के अंदर जो मांसपेशी छोटी होती है वह मूवमेंट कराती है, और इस तरह से अरस्तु ने किन्सियोलॉजी की खोज करी। तो ये भी चीज आपको क्लियर करते हुए चलनी है। अगले और अंतिम व्यक्ति यूनान की शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए ऐतिहासिक आते हैं आर्किमिडीज। देखिए, आर्किमिडीज ये बेसिकली एक फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे और खगोलविद थे। फिर प्रश्न ये आता है कि इनको हम शारीरिक शिक्षा से क्यों जोड़ रहे हैं? शारीरिक शिक्षा से इसलिए जोड़ रहे हैं, शारीरिक शिक्षा एक वो विषय है जिसके अंदर गतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, संरचना विज्ञान, यंत्र विज्ञान, इन सब का समावेशन हो जाता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा के अंदर तो ये आएंगे ही आएंगे। अब ये आर्किमिडीज इतने महान विज्ञान थे कि इन्होंने, गणित के अंदर एक थ्योरम आती है इन्फिनिटीज।
अवधारणा, सॉरी अनंत काल की अवधारणा, इन्फिनिटीज और एनालिसिस कि अगर किसी चीज को हम लोग रखें तो अनंत काल पे इसका जो तोड़ है वो क्या निकलेगा। आर्किमिडीज ने ये चीज प्रतिपादित करी। इन्फिनिटीज की खोज के लिए, अनंत काल की खोज के लिए और गणित में एनालिसिस की खोज के लिए पूरा गणित संसार इनको याद रखता है। अब इन्होंने क्या किया, ज्योमेट्रिक जो थ्योरम्स थी उनकी एक श्रृंखला प्रतिपादित करी। शारीरिक शिक्षा में इनका नाम क्यों ऐतिहासिक रहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्कल का कंसेप्ट, एक सतह का क्षेत्र और उस सतह में कितनी मात्रा में कोई चीज आ सकती है, एक दीर्घवृत्त का क्षेत्र, और शारीरिक शिक्षा के लिए सबसे बड़ा काम किया इन्होंने पैराबोला की खोज। पैराबोला क्या होता है, हम लोग जब किन्सियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां एक चीज आती है ट्रांजेक्टरी और पैराबोला। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एयर के अंदर थ्रो किया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट सर्वाधिक गति, सर्वाधिक दूरी तब तय करता है जब उसे 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी गई कोई भी वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करती है, इसे ही पैराबोला कहा जाता है। और इस पैराबोला की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने पहली बार दुनिया को यह बताया, प्राचीन यूनान के अंदर जो ओलंपिक खेल चलते थे वहां उन खिलाड़ियों को यह बताया कि अगर आप किसी चीज को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो वह लॉन्ग पाथ या लॉन्ग जर्नी तय करेगी, और 45 डिग्री हवा में ऊपर और 45 डिग्री नीचे, इस पूरे पाथ को उन्होंने ट्रेजेक्टरी का नाम दिया। और एक थ्योरम दी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ मोमेंटम, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि डिस्कस थ्रो में, जेवलियन थ्रो में या हैमर थ्रो में हमें एंगल ऑफ मोमेंटम प्रोजेक्शन कितना रखना चाहिए, और यही पैराबोला कहलाता है। इसलिए आर्किमिडीज का नाम भी हमको शारीरिक शिक्षा के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। ये आर्किमिडीज के ऐतिहासिक योगदान थे। तो देखिए, ये यूनान की शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए 8 व्यक्तियों के बारे में, 7 व्यक्तियों के बारे में हमने बहुत डीपली चर्चा करी। ये मैंने आपको केवल टचअप कराया है, इसलिए कराया है क्योंकि एक टॉपिक ऐसा भी बनता है जहां पर हमको संक्षिप्त इनके बारे में परिचय होना चाहिए। अब इनमें से जो 2 या 3, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, इनके बारे में, प्लेटो, मैं आपको विस्तार से अगली कक्षाओं के अंदर बहुत अच्छे से चर्चा करके बताऊंगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक एक चीज को अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करते रहें, जिससे आने वाले एग्जाम के अंदर आपके ऊपर लोड ना बढ़े। उम्मीद करता हूं लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे तो अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर आप शेयर करते रहें, और शेयर करने के साथ साथ अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते रहें। शारीरिक शिक्षा के एग्जाम को हम लोग बहुत गहराई के साथ, बहुत डेप्थ के साथ कंप्लीट करेंगे। आपका भरत सिंह गुर्जर, नमस्कार।